हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसको हिंदी में भूकंप अभियांत्रिकी कहेंगे। इसका पहले चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर है इसका भूकंप इंजीनियरिंग के तत्व। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है भूकंप क्या होता है, भूकंप के कारण को समझिए। देखो, पृथ्वी के भूपटल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न अल्पकालिक गति को भूकंप कहते हैं। अगर साधारण शब्द में बोलें तो पृथ्वी का अचानक हिलना ही भूकंप कहलाता है। यह गति जमीन के अंदर सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में फैलती है। यह गति जमीन में संचित विकृत ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप के समय बहुत सी ऊर्जा उत्सर्जित होती हैं। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती हैं। इमारतों की टूट फूट एवं इमारतों के ध्वस्त होने का कारण भवनों को केवल ऊर्ध्वाधर बलों के लिए विकल्पित करना, जबकि भूकंप के समय इन भवनों पर क्षैतिज बल कार्य करने लगते हैं। जब कभी भूकंप के समय आग भी लग जाती है, उस समय जनधन की बहुत अधिक हानि होती है, क्योंकि ऐसे में सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए उधर उधर भागते हैं। किसी को भी दूसरे को बचाने के लिए फुर्सत नहीं होती है। भूकंप के आने के कुछ कारण हैं, इसमें देखते हैं। पहला कारण है पटल संकुचन। देखो, पृथ्वी शुरू में आग व गैसों का गोला थी, जो सूर्य के कुटुंब से होकर वर्तमान स्थिति में आ टिकी है। इस गोले की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ती जा रही है। इस सिकुड़न के कारण पृथ्वी के अंदर द्रव्यों का समायोजन ठीक से न होने पर आंतरिक तनाव उत्पन्न होते हैं और इनके सीमा पार कर जाने पर भूगर्भीय चट्टानें टूट फूट कर भूकंप पैदा करती हैं। दूसरा कारण क्या है? ज्वालामुखी मैग्मा। पृथ्वी के ऊपरी पटल क्रस्ट मतलब हमें ठोस दिखाई पड़ती है, परंतु इसका भीतरी भाग अभी भी पिघली अवस्था में मैग्मा के रूप में है। ठोस पटल की मोटाई समुद्र के नीचे लगभग 35 से 70 किलोमीटर और शुष्क धरती पर 70 से 100 किलोमीटर ली जाती है। मैग्मा जब अत्यधिक दाब के कारण ज्वालामुखी से फूटकर बाहर निकलने की चेष्टा में होता है, तब उस क्षेत्र का भूमपटल कांप जाता है, मतलब तब धरती हिल जाती है और भूकंप आ जाता है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। देखो, भूपटल के भीतर गहराई में विकृत चट्टानों में अनेक भ्रंश व दरारें विद्यमान हैं। जब इन भ्रंशों में किसी कारण विक्षेप विस्थापन होता है, तब अकस्मात विकृत ऊर्जा निकलती है, जो भूकंपीय तरंगों को जन्म देती है। यह भूकंपीय तरंगें अपने उत्पत्ति केंद्र से चारों ओर फैलती हुई आगे बढ़ती हैं। जब ये तरंगें भूसतह पर पहुंचती हैं, तब भूकंप के झटके लगने लगते हैं। झटकों की प्रबलता इन तरंगों की उत्पत्ति केंद्र से प्रभावित स्थान की दूरी पर निर्भर करता है। ये हो गया हमारा तीसरा कारण। और चौथा कारण है जलाशय व सुरंगें। देखो, जलाशय व सुरंगें के बारे में अगर बोलें तो ऊंचे बांधों के पीछे बने विशाल जलाशयों में जब करोड़ों टन पानी एकत्रित होकर भूमपटल पर दाब डालता है, अथवा भूमि के भीतर खोदी गई खदानें व सुरंगें जब बहुत गहरी चली जाती हैं, तब लाखों वर्ष से कायम भूपटल की स्थिरता गड़बड़ा जाती है और भूकंप को जन्म देती है। कुछ वैज्ञानिक का विचार है कि बड़े बड़े जलाशयों से रिसन के कारण जो जल नीचे पृथ्वी के गर्भ में चला जाता है, वह उस क्षेत्र में अति तापमान होने से वाष्प में बदल जाता है। वाष्प का अधिक दाब बढ़ने पर यह पृथ्वी के कमजोर भाग को तोड़कर विमुक्त होता है और भूकंप को जन्म देता है। इसका पांचवा कारण है प्लेट सिद्धांत। देखो, भूकंप के आने का एक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, जिसे जर्मन भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1915 में प्रतिपादित किया था, प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जाना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी फुटबॉल की भांति अनेक भूपृष्ठीय पट्टियों या प्लेटों के जोड़ से बनी थी और तब सभी महाद्वीप एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे
और एक विशाल महाद्वीप के रूप में थे, परंतु बाद में पृथ्वी के गर्भ में उथल पुथल होने पर ऊपरी सतह के ठंडा होने से पृथ्वी के पपड़ी में लंबी लंबी दरारें पड़ गईं, जिन्हें आज भूकंपीय पट्टियों के नाम से जाना जाता है। इन पट्टियों की मोटाई 100 से 150 किलोमीटर मानी जाती है, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी व इसके नीचे स्थित मेंटल का कुछ सख्त प्रकार का भाग सम्मिलित है। अब बात होता है भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो, भूकंप का वर्गीकरण स्थान एवं फोकस दूरी के आधार पर निम्न प्रकार किया जाता है। पहला नंबर स्थान के अनुसार। देखो, अगर स्थान के अनुसार देखें तो भूकंप दो प्रकार के होते हैं। एक अंतः प्लेट भूकंप, जिसे इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहेंगे। दूसरा है भीतरी प्लेट भूकंप, जिसे इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक कहेंगे। अगर अंतः प्लेट भूकंप को देखें तो विश्व के अधिकतर भूकंप टेक्टोनिक प्लेट की सीमा रेखा के अनुदिश ही आते हैं। जब प्लेट आपस में टकराती हैं तब इनकी टक्कर से भूकंप उत्पन्न होता है। इन भूकंपों को ही अंतः प्लेट भूकंप कहते हैं। जैसे सन 1897 में आसाम में आया भूकंप अंतः प्लेट भूकंप था। दूसरा है भीतरी प्लेट भूकंप। जब भूकंप प्लेट के भीतरी भाग में विकृत ऊर्जा के संचित हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा विकृत ऊर्जा के कारण चट्टानें भ्रंशतल पर भंग हो जाती हैं और भ्रंशतल के दोनों ओर स्थित चट्टानों में विपरीत दिशा में सरकन प्रारंभ हो जाती है, जिससे भारी उथल पुथल के साथ संचित ऊर्जा बाहर निकलती है। ऐसे भूकंप को भीतरी प्लेट भूकंप कहते हैं। सन 1993 में लातूर में आया भूकंप भीतरी प्लेट भूकंप था। अब आ जाता है फोकस दूरी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। फोकस दूरी के अनुसार भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले उथले भूकंप। अगर उथले भूकंप को देखें तो ऐसे भूकंप जिनकी फोकस दूरी 70 किलोमीटर से कम होती है उथले भूकंप कहलाते हैं। लगभग 80% भूकंप उथले भूकंप की श्रेणी के होते हैं। इनकी फोकस दूरी कम होने के कारण भूकंपीय तरंगों का प्रभाव भूपटल पर सर्वाधिक होता है। इन्हीं भूकंपों के लिए भूकंपरोधी अभिकल्पन आवश्यक होता है। अब दूसरा आ जाता है मध्यम भूकंप। देखो, ऐसे भूकंप जिनकी फोकस दूरी 70 किलोमीटर से अधिक तथा 300 किलोमीटर से कम होती है मध्यम भूकंप कहलाते हैं। ये भूकंप अपेक्षाकृत गहरे होने के कारण इनका प्रभाव भूपटल पर कम होता है। तीसरा है गहरे भूकंप। तो ऐसे भूकंप जिनकी फोकस दूरी 300 किलोमीटर से अधिक होती है गहरे भूकंप कहलाते हैं। इनकी फोकस दूरी अर्धव्यास अथवा गाढ़े मेंटल में स्थित होने के कारण इनकी भूकंपीय तरंगें अत्यंत क्षीण होती हैं, जिससे इनका प्रभाव भूपटल पर बहुत ही क्षीण होता है। भूकंपों की फोकस दूरी 700 किलोमीटर से अधिक नहीं होती है। देखो, भूकंप का परिमाण स्पष्ट कीजिए, इसका मापन कैसे किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, भूकंप के समय विमुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन को भूकंप का परिणाम कहते हैं। देखो, भूकंप जब आता है उस समय कुछ ऊर्जा विमुक्त होती है और उसके मापन को भूकंप का परिणाम कहते हैं। यह रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो भूकंप के समय भूकंप के साथ विपुल ऊर्जा विमुक्त होती है। यह ऊर्जा पृथ्वी के मेंटल व पपड़ी में स्थित चट्टानों व प्लेटों के विस्थापन व टकराने से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का आधुनिक उपकरणों से अनुमान लगाकर भूकंप का मापन किया जाता है। यद्यपि यह ऊर्जा कभी भी मापन स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती है। काफ़ी मात्रा में ऊर्जा चट्टानों को भंजित करने व ऊष्मा उत्पन्न करने में खप जाती है। भूकंपीय तरंगों का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड किसी स्थान पर इनकी उत्केंद्र दूरी के अनुपात में घटता चला जाता है। इस बात के आधार पर भूकंपों का आकलन करने के लिए परिमाण को आधार बनाया गया। रिक्टर पैमाना क्या होता है। देखो, रिक्टर पैमाना लघुगणक पैमाना है। जो रिक्टर पैमाना है वो लघुगणक पैमाना है। इस पैमाने का अगला अंक पिछले अंक का 10 गुना अधिक मापन दर्शाता है। इस पैमाने के अनुसार 1.5 परिमाण का भूकंप बहुत ही क्षीण होता है। 4.5 परिमाण का भूकंप संरचना को क्षति पहुंचा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8.9 परिमाण का भूकंप प्रलय का घोतक है। रिक्टर पैमाने पर 1 परिमाण बढ़ने पर
रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण बढ़ने पर लगभग 31 गुना अधिक भूकंपीय ऊर्जा विमुक्त हुई मानी जाती है। तीव्रता से आप क्या समझते हैं? भूकंप की तीव्रता को आमतौर पर किस पैमाने पर नापा जाता है? इसको देखते हैं। जब भूकंप की दृष्टीय क्षति को इसकी तीव्रता में मापा जाता है, इसे भूकंप की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता भूकंप का दूसरा मापन वर्ग है। हम भूकंप के उत्केंद्र से जितना दूर जाएंगे, भूकंप का प्रभाव उसी दूरी के अनुपात से कम होता जाएगा। अतः तीव्रता का पैमाना इसी आधार पर विकसित किया जाता है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी उपकरण अभिलेख की आवश्यकता नहीं है। यह भूकंप क्षेत्र में विद्यमान लोगों के अनुभव और दृष्टि प्रेक्षणों पर निर्भर करती है। भूकंप जितना बड़ा विनाशकारी होगा, उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। भूकंप के दौरान उस क्षेत्र में धरती के कंपन और उससे प्रभावित वस्तुओं की दशा, मनुष्य व पशुओं की संवेदनशीलता का अध्ययन व स्थानीय लोगों से साक्षात्कार करके भूकंप की तीव्रता निर्धारित की जाती है। भूकंप की तीव्रता रोमन संख्यात्मक अंकों को दर्शाती है। भूकंप की जो तीव्रता है, ये रोमन संख्यात्मक अंकों को दर्शाती है। भूकंप की तीव्रता मापन के निम्न 3 पैमाने प्रचलित हैं। पहला है रोजी-फोरल तीव्रता मापन, मतलब रोजी-फोरल इंटेंसिटी स्केल। दूसरा है मरकाली पैमाना, मरकाली स्केल। तीसरा है संशोधित मरकाली तीव्रता पैमाना, मतलब मरकाली पैमाने को संशोधित करके जो पैमाना बनाया गया उसे संशोधित मरकाली तीव्रता पैमाना कहते हैं। अब इन तीनों पैमाने के बारे में मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अब यहीं पर स्टॉप लेते हुए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।